नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 71 नाम, एक से बढ़कर एक दांव और हर नाम में रणनीति झलक रही है। सबसे पहले बात सम्राट चौधरी की। विपक्ष चाहे जितना हमला करे, बीजेपी ने उन्हें सीधे मैदान में उतारकर जवाब दे दिया है। ये सिर्फ एक टिकट नहीं बल्कि एक मैसेज है, बीजेपी डरती नहीं है, जवाब देती है। तो दूसरी बड़ी खबर, नंद किशोर यादव का टिकट कटना। ये दिखाता है कि पार्टी परंपरा नहीं परफॉर्मेंस पर चलती है। पहले लिस्ट में 9 महिलाओं को टिकट, 9 विधायकों का टिकट कटना और नए चेहरों पर भरोसा। दरभंगा के गौराबोराम से पूर्व IRS ईमानदार अधिकारी सुजीत कुमार को मिला टिकट और अलीनगर से लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट मिलने की खबर। यह सिर्फ उम्मीदवार नहीं, संदेश है कि बीजेपी अब हर वर्गीय मानसिकता को छूने जा रही है। तो दूसरी तरफ देखिए, महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। आरजेडी के अंदर मचा गड़बड़झाला, कांग्रेस के दफ्तर में सन्नाटा और वामपंथी दलों की नाराजगी। ये सब बताता है कि चुनाव से पहले ही विपक्ष की नाव डूब चुकी है। तो क्या चल रहा है बिहार चुनाव को लेकर, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट को आप कैसे देखते हैं? इसका असर चुनाव में क्या होगा? अब की बार एनडीए 200 पार, ये बीजेपी और जेडीयू के लोग अब कहना शुरू कर चुके हैं। जिस तरीके से पूरा तरीके से जो माहौल है, जिस हिसाब से महागठबंधन अपोजिशन वो अपनी तैयारी में, अपनी रणनीति में, अपने नैरेटिव में पीछे चला गया है, वो तो बिल्कुल ऐसा अब मनोबल बढ़ गया है कि 200 पार के नारे लगने शुरू हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि 210 का जो परफॉर्मेंस जो है वो रिपीट होने वाला है, क्योंकि तमाम गठबंधन के अंदर आप देखिए कि हमने अपने 6 सीटों के ऊपर अपना घोषणा कर दिया, लिस्ट आ गई। मतलब ये कि दे आर सेटिस्फाइड। कुशवाहा साहब भी सेटिस्फाइड। चिराग पासवान जो 6% वोट लेकर के पिछली बार वो निकल गए थे, वो फिर इसमें जुड़ गए। थोड़े से अंतर में बिहार चुनाव का पूरा परिदृश्य बदल जाता है। यहां तो वोट और अलग अलग समीकरण वो एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, सबसे चतुर वहां प्रशांत किशोर बैठा हुआ है ना, सेफोलॉजिस्ट, और किस तरीके से बंगाल के चुनाव में लिख करके दिया था कि बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी। अभी मैं देख रहा था एनडीटीवी वाले बोले कि भाई लिख करके दो कुछ, बोला लिख के कुछ नहीं देंगे, सब जुबानी चल रहा है। जब प्रशांत किशोर इस तरह के बातों से अपने आप को अलग कर रहे हैं कि अर्श पर रहेंगे, फर्श पर रहेंगे, ये रहेगा वो रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े दिग्गज जो इस चुनाव को टफ बता रहे थे, मैं देख रहा था अलग अलग टेलीविजन चैनलों के ऊपर, जो महागठबंधन को जो है बड़ा चैलेंजर बता रहे थे, इस बार जो है नीतीश कुमार की सरकार नहीं बचेगी, वो बता रहे थे, बड़ी बड़ी आंखों से बता रहे थे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उनको मैं सुन रहा था। अभी थोड़ी देर पहले वो लोग कह रहे थे कि देखिए महागठबंधन में बहुत गड़बड़ है, ये राहुल गांधी बहुत गड़बड़ है, ये तेजस्वी यादव को ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब नेता तो नेताओं के लिए बैंड बाजा बजाने वाले ये दिल्ली में बैठे प्रोपेगेंडिस्ट, जर्नलिस्ट, ये लोगों ने भी अब हथियार डाल दिए हैं। ये मसला तो तब हो रहा था जब पूरी दुनिया कह रही थी बीजेपी हारेगी हरियाणा, बीजेपी हारेगी महाराष्ट्र, बीजेपी हारेगी छत्तीसगढ़, बीजेपी हारेगी राजस्थान, बीजेपी किसी भी कीमत में जीत नहीं सकती मध्य प्रदेश, और वहाँ खेल बदल गया। यहाँ तो शुरुआती लीड वो
एनडीए के साथ साफ साफ नजर बिल्कुल। और जैसे ही लिस्ट आई, नारा भी शुरू हो गया कि अब की बार 200 पार। लेकिन किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के जीत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है कि आप उम्मीदवारों का चयन कैसे करते हैं। आज जो 71 लिस्ट आई है, क्या जीत मान ली जाए बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए जीत मान ली जाए ये कहा जा सकता है, क्योंकि एक जो नैरेटिव वॉर होता है ना, उसमें एनडीए को एज हो गया है। एक तरफ देखिए महागठबंधन अभी सीटें फाइनल नहीं कर पा रहा है, अभी आपको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एनडीए ने अपनी सीट फाइनल कर ली। सब लोग अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बना रहे हैं, उसको जारी कर रहे हैं। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ये जो पहली लिस्ट आई है, ये अपने आप में कई कहानी कहती है और बता रही है कि पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है। देखिए इस बार बीजेपी का ऑब्जेक्टिव यह है कि जितने बड़े चेहरे हैं उनको जहां तक संभव हो चुनाव लड़ाया जाए। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, इस लिस्ट में खास क्या है कि दो लोग एक लंबे समय के बाद चुनाव लड़ रहे हैं, जिन पर काफी आलोचना हो रही थी कि ये लोग सत्ता के केंद्र में हैं। एक तो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, एक लंबे समय से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। उसके अलावा मंगल पांडे भी लंबे समय से मंत्री रहे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। इस बार उनको भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। और देखिए टारगेट करके दानापुर से रामकृपाल यादव को लड़ाना है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और पार्टी कितनी नजर रखती है, एक सीट है पटना साहिब की जहां से कि नंदकिशोर यादव 7 बार लगातार विधायक रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं पिछले 2 चुनाव से उनका मार्जिन कम होता जा रहा था। क्योंकि अगर आप उस पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेमोग्राफी आप देखेंगी तो वहां सबसे ज्यादा कुशवाहा मतदाता है, तकरीबन 70,000 के आसपास है। उसके बाद यादव मतदाता है। पिछले 2 बार से राजद और कांग्रेस एक तरह से भाजपा को परेशान कर रही थी। नंदकिशोर यादव जीत तो रहे थे, लेकिन बहुत उनका मार्जिन घटता जा रहा था। तो अब बीजेपी ने कहा कि देखिए नंदकिशोर जी अब ठीक है, बहुत हो गया, अब नए लोगों को मौका दीजिए। और अच्छी बात यह है कि वो इस फैसले को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं खुशी खुशी। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं, मुझे तो बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है। नंदकिशोर यादव ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कहीं पार्टी से तड़प के आए, ये लोग कैडर बेस्ड हैं। इनको आप हटा भी देंगे तो विद्रोह नहीं करेंगे। हाँ। तो पार्टी कितनी नजर रखती है ये आप देखिए। उसी तरह से कुम्हरार की जो सीट है वहां भी एस गुप्ता जी को दिया गया, जो अरुण सिन्हा की सीट थी। तो सब कुछ माप तौल करके, और मुझे लगता है सम्राट चौधरी को चुनाव लड़वाना, मंगल पांडे को चुनाव लड़वाना, जो विपक्ष का जो आक्रमण होता था ना, खास करके प्रशांत किशोर का, कि ऐसे लोगों को आपने बिठा रखा है, तो ये पूरा, और मैथिली ठाकुर को ले आना, ये भी एक कि जो युवा हैं उनको एक मौका देना कि नया खून जो आकर के पार्टी में आए और चुनाव लड़े, तो इसका काफी असर भी होगा उधर। तो ये दिखा रहा है कि एक पार्टी जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल पहला मूव कहते हैं ना, फर्स्ट मूवर्स का एडवांटेज होता है, तो फर्स्ट मूवर्स का एडवांटेज है। पहले सीट को फाइनल किया, पहली लिस्ट आ गई, अब बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे। तो आप समझिए कि एडवांटेज किसको है, ओवरऑल एनडीए को ही है। और जब ये लोग कहते हैं कि 2010 का परिणाम दोहराया जा सकता है, तो सारे पोलस्टर्स भी यही बता रहे हैं, क्योंकि ये सब ट्रेंड कंसोलिडेट होता है। और इस बात की पूरी संभावना, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, अभी तक तो सीट ही तय नहीं हुआ है, कांग्रेस नीचे नहीं आ रही है, राजद भी नीचे नहीं जाने को तैयार है। तो आप समझिए कि पूरा, एक कहते हैं ना कि जब आपको सफलता मिलनी होती है तो सारी कायनात एक कॉन्स्पिरेसी करती है। तो अभी बिहार में जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है वो भाजपा के पक्ष में जा रही है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर 2010 का जो चुनाव परिणाम था वो इस बार दोहराया जाए। बिल्कुल, मैथिली ठाकुर का जिक्र हुआ तो उस पर भी थोड़ा सा आपसे रिएक्शन लेंगे। उन्हें भी अब फाइनली चुनाव मैदान पे उतार दिया गया है। क्या असर मैथिली कर पाएगी इस चुनाव में, क्योंकि मिथिला में उनका नो डाउट बहुत अच्छा खासा फैन फॉलोइंग बेस है। कितना फायदा बीजेपी को होने जा रहा है? देखिए वो अलीनगर से शायद चुनाव लड़े इस बार, अभी घोषणा कल हो जाएगी। लेकिन है क्या कि यूथ आइकन्स उनको आगे करना जरूरी है। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं उनको थोड़ा सा पीछे का रास्ता दिखाया गया है। जैसा राज बता रहे थे कि इतना सारा कुछ टारगेट जो है अभी पूरे 1 महीने के अंदर, जो प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी हो, अगर 2 लोगों को टारगेट किया गया तो वो डिप्टी सीएम साहब हैं और मंगल पांडे साहब हैं। अब उनको कहा गया भाई फ्रंट फुट पे आके लड़ो, मतलब ये कि तुम्हारे आक्रमण से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो एक कॉन्फिडेंस बताता ही है। लेकिन अलग अलग चंक, अब आप ये देखिए कि मिथिला के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ जो मैथिली ठाकुर है वो सिर्फ मिथिला की नहीं है, वो पूरे बिहारी उसके ऊपर गर्व करते हैं। और वो न सिर्फ अपनी सीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरा मिथिलांचल में उसका एक प्रभाव देखने को मिलेगा। उनके पिताजी जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो पॉलिटिकली बड़ा विस्फोटक है। वो ये कह रहे हैं कि देखो भाई, ब्राह्मणों की जमीन हड़पी जाती थी, इसलिए हम लोग तो पलायन करके गए,
और बहुत सारे सेक्शन, देखिए है क्या, अगर सीधे सीधे शेयर कास्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर बात कीजिए तो अपर कास्ट कैसे इंटैक्ट रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जिस हिसाब से ब्राह्मणों को वहां मौका दिया जा रहा है, ये मंगल पांडे को क्यों मैदान में उतारा गया है, इसके पीछे की भी सोच समझ लीजिए। क्योंकि ये अंदर खाने प्रशांत किशोर जो है ब्राह्मणों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप को, वो वैसे तो वो बताते नहीं है पूरा नाम, लेकिन प्रशांत किशोर पांडे जी हैं वो, तो पांडे जी वो ब्राह्मणों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों को बरगलाने के लिए, हिंदू वोटर्स को बांटने के लिए वो उस तरह की चीजें की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इसका तो इलाज करेगी, और इसलिए ब्राह्मणों को इस लिस्ट में देखिए अच्छा खासा उसमें मौका दिया गया है। तो अपर कास्ट अगर इंटैक्ट है, राजपूत पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भूमियार भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि आरजेडी की तरफ से उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप देखिए अनंत सिंह आज आ गए मैदान में, लीजिए अब सारे लोग जो है, तो होता क्या है कि सारी चीजें गैल्वेनाइज होने लगती हैं। तो पहली चीज ये कि पूरा अपर कास्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ओबीसीज के अंदर, ईबीसीज के अंदर एक खौफ है, किसका? यादवों का। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यादवों से बाकी ओबीसी, ईबीसी, दलित, इनको खौफ लगता है, डर लगता है। और बाकी एक कंस्टिट्यूएंसी, ये जो मुस्लिम परस्त राजनीति है मुसलमानों को लेकर के, ये हिंदू जब एकत्रित हो जाते हैं तो मुझे तो कहीं कोई मुस्लिम यादव के अलावा कोई भी बड़ा सेक्शन वो महागठबंधन की ओर जाता दिख रहा हो, ये दिख नहीं रहा। और रही बात साहनी की, मुकेश साहनी की, तो वो कुल मिलाकर के 2% वोटर्स हैं, वो भी उसमें अलग अलग सब कास्ट है मल्लाहों का, और उस सब कास्ट में भी वो एक छत्र लीडर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी निषाद लीडर्स हैं जो उस वोट बैंक को बहुत अच्छी तरीके से क्षति पहुंचा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जाति समीकरण को भी अगर आप देखें, वो महागठबंधन के फेवर में नहीं जा रहा है, क्योंकि इनके पास जिस तरीके का, जैसे कांग्रेस है, इसके पास कोई जाति का समर्थन नहीं है, जैसे वामपंथी है, सब मिक्स्ड है, कोई जाति का जो है एक छत्र सिस्टम नहीं है। जैसे सीपीएम है, सीपीआईएमएल है, सीपीआईएमएल का काडर है, वो हर जाति से लोग आते हैं। सीपीआई है, उसमें कोई काडर नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है। अच्छा, एक चीज और, जाति का कॉम्बिनेशन, इन सब चीजों को तो ध्यान में रखा गया है, पढ़े लिखे ईमानदार अधिकारियों को भी शामिल कराया जा रहा है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि वीआरएस लेकर सुजीत कुमार बीजेपी में आए, आज उन्हें टिकट भी दे दिया। देखिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसको आगे आने समय में हम बताएंगे कि किस तरीके से सरकार की नीतियों को बनाने में वो बेसिकली वो अमित शाह और दिल्ली से भेजे गए वो लीडर हैं, क्योंकि वहाँ पे इनपुट भी चाहिए होगा, गवर्नेंस को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है। तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना एम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आगे चलकर एक नया गवर्नेंस, बिहार को कैसे विकसित किया जाए, उसके लिए उस तरह के लोगों की आवश्यकता होगी आगे चलकर, उसको भी ध्यान में रख करके चीजों को किया जा रहा है। बिल्कुल, मतलब बीजेपी एनडीए की पूरी रणनीति सब कुछ क्लियर है, लेकिन महागठबंधन में ऐसा क्या हो रहा है कि अभी तक कुछ अनाउंसमेंट ही नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी दिल्ली आए, बैठक हुई, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद भी क्यों देर हो रही है? देखिए, देर होना बहुत स्वाभाविक है, कुछ कॉमन ग्राउंड तो हो। कॉमन ग्राउंड नहीं है कोई कॉमन, जैसे कहते हैं एक एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा है क्या? सिर्फ भाजपा को हटाओ, यही एजेंडा है ना, बाकी तो कोई एजेंडा नहीं है। हर कोई हमें ज़्यादा सीट मिले, हमें ज़्यादा सीट मिले, इसमें लगा हुआ है। और दूसरी तरफ एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जो तेजस्वी का जो अप्रोच, हमने पहले भी इस पर बात की थी, वो मैंने आपको बताया था कैसे औरंगजेब की तरह वो व्यवहार कर रहे हैं। इस बार भी आप देखिए, लालू यादव ने कुछ लोगों को सिंबल दे दिया, और खबर ये आ रही है कि वहां से लोग बाहर निकले, भाई वीरेंद्र जैसे लोग सिंबल को पूरा दिखाया, बोले हमें तो टिकट सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। और उसके बाद तेजस्वी आते हैं, उनको कहते हैं नहीं भाई आप इसको वापस लीजिए। सवाल है, ऐसा तो आप अपने पिता की भी बेइज्जती कर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन तो आपने होना चाहिए ना। लालू यादव कोई बच्चे तो नहीं है, मंजे हुए पॉलिटिशियन है। लेकिन इससे मैसेज क्या जा रहा है? इससे मैसेज यही जा रहा है कि हर जगह तेजस्वी अपनी जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं। पहले उन्होंने पार्टी से अपने भाई को निकाला, बहनों को नाराज किया, अब तो पिता की भी नहीं सुन रहे हैं। तो तेज प्रताप यही तो कह रहा था कि हमको जो निकाला गया है और जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया है, मेरे पिताजी थोड़े फेसबुक पे लिखते हैं, ये सब कुछ तेजस्वी का किया धरा है। और तेजस्वी का जो वहाँ आदमी है, जो मैन फ्राइडे है, संजय यादव,
इसलिए वो सबकी आंखों की किरकिरी बना हुआ है। तो समस्या ये है कि तेजस्वी की छवि न सिर्फ पार्टी में खराब हो रही है बल्कि गठबंधन में भी खराब हो रही है। कोई विश्वास नहीं कर रहा है। एक विश्वास होता है तो लोग सुनते हैं इस बात को। अब मुकेश सहनी को आप देखिए, उनकी एक अपनी अलग ही कहानी है। उसको क्या लगा कि भाई तेजस्वी के साथ, आपको याद है ना, हेलीकॉप्टर में बैठ करके वो मछली खा रहे थे, उनको लगा कि इतने मछली खाने से उनको सीटें मिल जाएंगी। जहाँ इतने सारे लोग हैं सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और तेजस्वी के लिए मुश्किल यह है कि न कांग्रेस बात सुन रही है, न नीचे आने को तैयार है, और जो सीपीआई एमएल सब कैडर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड है, वो तो बिल्कुल नहीं सुनेगी। तो एक बड़ी समस्या है महागठबंधन के सामने। देखिए होता क्या है, कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव जब होता है ना तो लोग त्याग भी करते हैं। यहाँ बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? भाजपा को हटाना है। ये इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि लोग अपना नुकसान करके और तेजस्वी को मुख्यमंत्री, और इस ऑब्जेक्टिव पे किसी राज्य में सक्सेस ही नहीं हो पाए तो बिहार में कैसे? कहीं नहीं हो पाएगा तो बिहार में कैसे होगा? यही सबसे बड़ी समस्या महागठबंधन की समस्या यहीं पे है। अभी इसमें वक्त लगेगा, आप देखेंगे वक्त लगेगा, तब जाके सब कुछ फाइनल हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो अब बिहार में कहानी साफ है, एक तरफ एनडीए का नया बिहार तो दूसरी तरफ महागठबंधन का पुराना झगड़ा। लालू की विरासत अब बोझ बन चुकी है, तेजस्वी की राजनीति अब परिपक्व है और कांग्रेस का संगठन नाम मात्र का बचा है। बीजेपी ने ये दिखा दिया है कि वो चुनाव नहीं भविष्य की सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी को जीत का भरोसा भी है। और अब तो अब की बार 200 पार का नारा भी दे दिया गया है। तो बिहार चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।